12th में जो विषय वस्तु है भारतीय अर्थव्यवस्था शामिल है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो चैलेंज है उसमें अब क्या है, ग्रामीण विकास समझ रहे हैं। कौन सा विषय? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं कि ग्रामीण विकास को समझने से पहले कि भारत में जनसंख्या जितनी भी है, अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है भारत में? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जब हम स्वतंत्र हुए अंग्रेजों के द्वारा से कि गुलामी से स्वतंत्र हुए तो उस समय भारत की कितनी 70%, 75% जनसंख्या कहाँ रहती थी? ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार के साधन नहीं है। एकमात्र कौन सा साधन है? कृषि। कौन सा साधन है? कृषि। कृषि के द्वारा उन्होंने जितनी आय कमाई वही बाजार में बेच के तो उसी से आय प्राप्त करते थे। स्वतंत्रता से पूर्व, सुन लीजिए, स्वतंत्रता से पूर्व कृषि के जो रेट होते हैं वो मिल नहीं पाते थे ढंग से, या कृषि को ज्ञान का अभाव था या कुछ था, जो भी रही होगी स्थिति। लेकिन बहरहाल रोजगार के साधन कम है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आय के अवसर केवल कृषि से ही है। अन्य ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से शहर की तुलना में कम रोजगार के साधन हैं और आय के साधन सृजन करने के कम हैं और अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है, अगर तो फिर कहते हैं, है ना, कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है ना, यह वह आदमी है, बाकी लोग नहीं। जो कृषक खेतों में काम करके अनाज उगा रहा है, बाकी संसार के अन्य लोग उस पर क्या है? आश्रित हैं। चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, तो सबसे योग्य व्यक्ति कौन सा मान रहे हैं? थिरुवर का स्टेटमेंट है, वे कहते हैं किसान सबसे क्या है? अग्रणी आदमी है, सबसे योग्य आदमी है, क्योंकि उसकी खेती से ही अन्य लोग क्या है? आश्रित हैं। इसी तरह महात्मा गांधी भी विचार रखते हैं, बोलते हैं जिस तरह से औद्योगिक केंद्र को तो फिर बाद में करना, शहरों के औद्योगिक केंद्र बाद में विकसित करना, पहले क्या विकसित किए जाने चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए। अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्र विकसित हो गए तो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रामीण विकास क्या होगा। ग्रामीण विकास देखिए, दो शब्द हैं, ग्राम और, तो ग्रामीण में क्या क्या चीजें होती हैं जो वहां के लोगों को और ग्राम को विकसित कर सके। जिस तरह से शहर बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाती है कि वहां इनके लोग पढ़े लिखे होंगे, मनोरंजन के साधन होंगे, पार्क होंगे, अस्पताल होंगे, शिक्षा के क्षेत्र होंगे, सड़क होंगी, रेलवे होंगी। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र को भी क्या बनाना है? हर सुविधा देनी है जो भी उसके ग्रामीण क्षेत्र में घटक है, चाहे कृषि है, चाहे लोगों की शिक्षा है, चाहे लोगों का स्वास्थ्य है, चाहे खेती-बाड़ी है, चाहे बागवानी है, चाहे वह अन्य जो भी रोजगार के साधन है, चाहे सड़क है, जो भी आधारिक संरचना है, बिजली है, पानी है, सभी का क्या हो जाना चाहिए? विकास हो और लोगों को उपलब्ध भी हो। लोगों के लिए उपलब्ध हो बिजली, पानी, सड़क, तो ये क्या है? ग्रामीण विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आपने देखा कि महत्वपूर्ण घटक क्या है? सबसे पहले साक्षरता, जिसको हम शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षरता। देश में, गांव में, ग्रामीण विकास में साक्षरता होनी चाहिए, अर्थात विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय, जूनियर विद्यालय, सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल है, इंटर कॉलेजेस, और संभव हो तो डिग्री कॉलेज भी खोलने चाहिए, कोई टेक्निकल, ITI इत्यादि पॉलिटेक्निक भी खुलना चाहिए। दूसरी चीज है कि स्वास्थ्य हेतु गांव में अस्पताल होने चाहिए, और यह जितनी गांव में वृद्धि होगी और जितनी सरकार प्रयास करेगी, लोग प्रयास करेंगे, जितने स्वस्थ होंगे गांव के लोग, उतना ही गांव भी क्षेत्र क्या होगा? विकसित होगा। अगला उत्पादकता। क्या चीज की? कृषि उत्पादकता। क्या हो सकता है? गांव में उत्पादकता में वृद्धि करनी पड़ेगी हमको, चाहे वो खेती बाड़ी है। देख लीजिए आप, गांव बंजर है, मानसून के अभाव में अगर मानसून आ जाता है तो कुछ खेती बाड़ी हो जाती है, कई जो छोड़ चुके हैं रोजगार की तलाश में चले गए, उनके खेत उपजाऊ नहीं है, तो उत्पादकता भी हमको ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ानी पड़ेगी। और इसके अलावा अन्य क्या उत्पादन हो सकता है कि मत्स्य पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और अन्य जानवर, मत्स्य पालन, ये भी किया जा सकता है। तो जिसके खेत बंजर पड़े वो जानवर पाल ले, उसमें घास उगाए और घास खिलाए, बकरियों के लिए मिल जाएगा पर्याप्त।
तो इस तरह से ये सोच, एक वैज्ञानिक सोच लानी पड़ेगी। अगला क्या है, जो उसका आधारिक संरचना है, चाहे क्या है वहां पे बिजली है, पानी है, आधारिक संरचना बिजली है, पानी है, वित्त व्यवस्था है ना, और सड़क है, जोड़ने के साधन है, और साथ में क्या करना है, निर्धनता को, गांव के इलाके से निर्धनता को भी दूर करना है, यानी कि किसको बढ़ाना है, रोजगार भी उपलब्ध करने हैं गांव में, और वित्त भी करना है, विपणन भी करना है, ये सारी चीजें करनी है। तब आधारिक संरचना जितनी चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। आधारिक संरचना में गांव में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, मोटर चाहिए, कार चाहिए, जो भी विकास संबंधी चीजें, कोई भवन चाहिए, तो ये आधारिक संरचना जो है ना, इसमें आप जोड़ देंगे। और हमने क्या करना है, वित्त बैंक भी खोलने हैं, क्या बोल रहे हैं, बैंक भी खोलने, और निर्धनता के लिए रोजगार भी दूर करना है। अब हम आगे आते हैं, हमने समझना है, अब नई चीज है, ये तो सब पहले से था कि सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, एक रह गई थी चीज, वो क्या है, साख की व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र में साख की व्यवस्था, जब हम स्वतंत्र हुए, कौन से क्या शब्द बोला मैंने, साख। देखिए साख माने भाई किसान को किसके लिए चाहिए, खेती बाड़ी। जब से हरित क्रांति आई ना, तब से किसान क्या लेने लग गए, लोन लेने लगे कि भाई मुझे नए औजार खरीदने हैं, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदनी है, नई किस्म के बीज खरीदने हैं, हाइब्रिड बीज खरीदने हैं, कई चीजों के लिए खाद खरीदनी है बाजार की बनी हुई, तो कई चीजों के लिए लोन लिया जाने लगा। तो इसका पहला प्रयास जो हुआ था, सामाजिक बैंक बने भारत में। कौन से बैंक, सामाजिक बैंक बने 1969 में। लेकिन उस समय भी बहुत ज्यादा कृषक नहीं जुड़े, तब भी वह स्वतंत्रता के पूर्व की तरह महाजन और उन्हीं पर निर्भर थे, जो कि किसान को अपने चुंगल में फंसा लेते थे। पहली बार सरकार के द्वारा प्रयास हुआ 1982 में। कब, 1982। क्या बना, NABARD, जो आजकल आप ग्रामीण बैंक देखते हैं, उसका एक केंद्र में सर्वोच्च बैंक, इसको पूरा बजट जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना की गई। करोड़ों में इसको बजट मिलता है। फिर ये गांव-गांव में बैंक खोलने में मदद करते हैं। अब गांव में कौन-कौन से बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, व्यवसायिक बैंक होते हैं, जैसे कि SBI हो सकता है गांव में, कहीं बड़ा गांव हुआ तो नैनीताल बैंक हो सकता है। ये हुए व्यवसायिक बैंक। और कौन से बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं। और कौन से बैंक होते हैं, भूमि विकास बैंक होते हैं। और कौन से बैंक होते हैं, सहायता समूह होते हैं, चाहे वो महिला सहायता समूह हो, चाहे वह अन्य समूह सहायता समूह। ये भी क्या करते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, या सहकारी बैंक। ये ग्रामीण बैंकों के उदाहरण हैं। समझ में आया। अगली चीज विपणन व्यवस्था। क्या चीज बच्चों, कृषि विपणन। ये समझना पड़ेगा आपने, विपणन शब्द को समझना पड़ेगा। विपणन होता है कि भाई हमारे खेतों में अनाज उत्पन्न हो गया, उसको क्या करना है, उत्पादक के लिए अब उसको क्या करना है, संग्रह करना है। संग्रह कर लिया अनाज को, तो फिर भंडारण करना है। भंडारण कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो अब उसको प्रसंस्करण करना है, यानी कि कितने टेम्परेचर में रखना है ताकि वो खराबी ना हो, अनाज ना कीड़े लगे ना मकोड़े लगे, उसको प्रसंस्कृत करना है। प्रसंस्कृत के बाद क्या करना है, यातायात की व्यवस्था करनी है कि उसको कहां भेजना है, किस शहर में भेजना है, और साथ में पैकेजिंग भी करनी है। और क्या करना है, पैकिंग भी करनी है। कैसी पैकिंग करें, पन्नी लगाएं, गत्ता लगाएं, ब्रुक बॉन्ड की चाय को किसमें रखें, जो टाटा टी को किसमें रखें, या अन्य चाय को किसमें रखें, अचार को किसमें रखें, सूबीडांग में अचार की फैक्ट्री है, वो किसमें पैकेजिंग करें कि वो कितना समय टिकाऊ रहेगा, वो उपयोगी रहेगा। जैम कहाँ रखें, मुरब्बा कहाँ रखें, गांव में जो चीज बन सकती है उसकी पैकिंग कैसे, ये सब व्यवस्था लिखी जाएगी कृषि विपणन में। क्या क्या चीज देखा जाएगा कृषि विपणन में, बोलो पहले। खाद्यान्न का संग्रह, भंडारण के बाद प्रसंस्करण, यातायात यानी कि उसकी कहां भेजें, कैसे भेजें, पैकेजिंग और वितरण। ये सभी चीजें होंगी। क्या होंगी, तो आप लिख रहे हैं ये सभी चीजें। हाँ, तो आपने अब देख लिया ये सब क्या है, कृषि विपणन में शामिल हुआ। अब हम आगे देखते हैं, कृषि विपणन के अलावा हमारे पास क्या है कि वैकल्पिक क्रय, जैसे मान लिया कृषि विपणन में अब हम आते हैं कि ग्रामीण विकास के साथ साथ
अब हमने देखना है कृषि उत्पादकता को। किसको देखना? हमारा साक्षरता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये हो गया उत्पादकता। बच्चों को उत्पादकता होती है तो अब उसमें हमने ध्यान क्या देना है कि उत्पादक करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए, उसको साथ में क्या किया जाए, सरकार भी इसमें मदद करेगी। उत्पादकता बढ़ानी है तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पारदर्शी नीति बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी देश में? पारदर्शी नीति। दूसरा उपाय क्या होगा उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गांव में कृषि विकास करने के लिए? पहला क्या है, हमने पारदर्शी नीति अपनानी है। दूसरा क्या करना है, सरकारी जो भी मदद दी जा रही है उसको भी साथ में रखना है। तीसरा, वित्तीय बैंक भी स्थापित किए जाए। चौथा क्या होगा, जैसे हमने सरकारी मदद ली है और साथ में सहकारी बैंक भी जोड़े जाए। ठीक में आया? और चौथा, नीतिगत फैसले लिए जाए। और चौथा क्या है, पारदर्शी नीति है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्तीय व्यवस्था की जानी है, सरकारी सहायता ली जानी है जिसमें सहकारी बैंक, जैसे गुजरात में क्या हुआ, सहकारी जब उन्होंने वो किया ना, दुग्ध अमूल डेयरी सुना, सहकारी समूह में था, तो वहां अमूल डेयरी कितना पूरे विश्व में फैल गया, जगह जगह अमूल फैल रहा है गुजरात का दूध का। ऐसे ही काम सहकारी में सरकारी मदद से किए जा सकते हैं गांव-गांव में, तो यहाँ का प्रोडक्ट कहीं आगे विदेशों में भी फेमस हो सकता है। अब आते हैं कि एक नीतिगत, चौथा पॉइंट क्या, चार चीजें होनी चाहिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है आपका, नीतिगत निर्णय। भाई सरकार क्या करे, उसके किसानों के लिए एक उचित दाम तैयार करे। क्या करे, उचित दाम दे। तो ये होता ही है, और जो प्राइस जो है रिवाइज किए जाते हैं हर साल खरीफ के और रबी फसलों के, और उनको वह दिए जाते हैं, और प्रयास ये किया जाता है कि अच्छे से अच्छे प्राइस निर्धारित किए जाएं, कीमत अच्छी दी जाए। फिर आता है कि अगला क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी की जाए गांव-गांव में, जिसको जरूरत है चीनी और खाद्यान्न और मिट्टी तेल या जो भी जरूरत है वो गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उनको उपलब्ध कराया जाए। ये प्रयास रहेंगे हमको कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अब हम आते हैं, कृषि विपणन भी हो गया भाई। अब हमने कहा सरकार विक्रय की भी व्यवस्था करे और उचित दाम दिलाए। एक ये है, देखिए बच्चों, वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव। जब हम एजेंट शामिल होते हैं ना, जैसे यहाँ आड़त में कोई आएगा तो आड़त में आप अपनी अदरक देने जाएंगे तो ये आपसे लेगा 20 के भाव और बेचेगा बाजार में 25 के भाव। तो आजकल सीधे बिक्री का भी एक माध्यम बन गए, कुछ मंडियां बन गई हैं भारत में जहां पे किसान जाके सीधे अपना क्या बेच सकता है, कृषि उत्पाद बेच सकता है। ये देखिए कौन कौन सी मंडी फेमस है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में अपनी मंडी है जहां पे किसान जाता है और जो भी दाम चल रहे हैं वो सीधे उससे ले लेता। आड़त बीच में कोई नहीं है, मध्यस्थ कोई नहीं है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? किसान के जो दाम में है, जिस दाम में आगे बिकेगा उसी दाम में उसको मिल जा रहा है, दाम पूरे मिल रहे हैं, आड़त के कम दाम नहीं देने पड़ रहे। अब इसी तरह की मंडी है पुणे में हाड़ू सार मंडी, इसी तरह से सब्जी मंडी है आंध्र प्रदेश में रायुतबाज। क्या है? रायुतबाज। इसी तरह तमिलनाडु में भी एक मंडी है उझावर मंडी। इस तरह से ये आपने देखा किसान, आजकल मंडियां ऐसी विकसित हो रही हैं जहां किसान सीधे जाके अपना माल उचित दामों में बेच पा रहा है सरकार और किसी के विकल्प के बिना। अब पढ़ते हैं अन्य रोजगार आजीविका विकल्प क्या है। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। कृषि में कई हाइब्रिड बीज आ गए हैं, कई टेक्नोलॉजी आ रही है। मौसम विज्ञान अपनी सूचना देके कृषकों को अपनी राय दे रहा है और वैज्ञानिक शोध करके नए नए बीज मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह से सॉइल की जांच की जाती है, कौन सी खेती किसके लिए है। और मौसम विभाग, प्रक्षेपण यान, कई चीजें हैं, टेलीफोन, संचार, दूरसंचार, टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें, इसको भी हम रोजगार के साधन में कृषि के साथ जोड़ सकते हैं। और इसमें जो लोग भी जुड़ेंगे वो रोजगार के अन्य साधन होंगे। समझ में आई बात? तो इसके बाद हम आते हैं, अब हमें समझना है कि जैसे कृषि में जो भी ये प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे साक्षर हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उत्पादकता हो गई, बिजली पानी, वित्त व्यवस्था और साथ में आधारिक संरचना भी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। इसके बाद हम आते हैं कि ये तो हो गया, इसको आप नई प्रौद्योगिकी से साथ जोड़ेंगे इस विषय को। अब हम एक और विषय पढ़ते हैं कि कृषि और जैविक खेती। जैविक खेती माने समझ लीजिए आप, जैविक खेती का अर्थ समझ लीजिए।
हम उसमें जो गाय और भैंस गोबर देती है, जब उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी उगाने में, और वह ज्यादा पोषक होती है केमिकल रासायनिक खाद की बजाय, ये जैविक खाद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उपयोगी होती है, और इससे कृषि में जो भी उत्पादन होता है उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और वो हमारे लिए शरीर के लिए नुकसानदेही नहीं होकर बल्कि फायदेमंद होती है। तो ऐसी खेती को दोबारा से बढ़ावा दिया जा रहा है। और गांव के लोग अगर जैविक कृषि करते हैं तो देखिए असम, मणिपुर, इम्फाल, वहां के मेघालय, वो क्या कर रहे हैं, जैविक कृषि कर रहे हैं। उनके रेट अन्य जो सब्जियां हैं उसके बजाय बहुत ज्यादा है, और पता चलता है उस वहां से आई है सब्जी तो लोग अपने जेब से तुरंत देने के तैयार है, यार ये अच्छी सब्जी है, ये मुझे दे दे, क्योंकि मेरा शरीर को नुकसान नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं जाएगा शरीर में, और वो हंसते हंसते लोग उसके ज्यादा दाम दे रहे हैं। ऐसे ही जैविक कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए किसानों को प्रेरित किया जाए और जैविक कृषि का एक अलग बाजार भी खड़ा किया जा सकता है, जिसमें लेबलिंग दी जाए कि जैविक कृषि का उत्पाद है और लोगों को स्वतः वह आदमी पैसे देने के लिए भी तैयार होगा। इसके अलावा एक वर्टिकल खेती चली है आजकल, जैसे खेत हमारे मैदान में फैले होते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, सीढ़ीदार जैसे सू रैक होते हैं, ऐसी कई वर्टिकल रूप में बना दे रहे हैं और उसमें अलग अलग परतों में अलग अलग चीजें सब्जी वगैरह उगा दे रहे हैं। और ये कोई विकल्प हो सकता है, जमीन किसी के पास कम है तो वह सीढ़ी ऐसे रैक बना के उसमें कुछ उगा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे ग्रामीण विकास के विभिन्न चीजें, इसके अलावा अब हमने क्या करना है, निर्धनता रोजगार के लिए भी क्या किया जाए, गांव में क्या होगा, विविधीकरण को अपनाएं। रोजगार कैसे बढ़ेगा, कृषि के अलावा विविधीकरण करें। विविधीकरण भी दो चीजों में होता है, या तो हम विभिन्न तरह के कृषि को उत्पादन करें, दाल भी, सब्जी भी, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और विभिन्न प्रकार की दाल, विभिन्न प्रकार के अनाज उगाएं, और जो कि क्या होगा, विविधीकरण करने से उत्पादकता भी बढ़ेगी और हमको आवश्यक विभिन्न चीजें भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा दूसरा विविधीकरण में आता है कि कृषि के अलावा व्यक्ति क्या करे, डेयरी उद्योग चलाए, मत्स्य पालन करे, मुर्गी पालन करे और उद्यान बागवान को लगाए, यानी कि जहां खेती कम होती है छोटे अनाज की, वहां बाग बगीचे लगा दें, जिसको जानवर भी कम नुकसान पहुंचाते हो, वो वाले फलों के पेड़ लगा दिए जाएं जमीन में, बागवानी कर दी जाए, जिसकी जमीन है उसमें पेड़ लगा दिए जाएं फलदार। और इस तरह से ये विभिन्न विकल्पों को अपनाकर क्या कर सकता है व्यक्ति, क्या कर सकता है बताइए, अपनी रोजगार के साधन बढ़ा सकता है। गांव में अन्य कोई स्कीम आती है तो वहां भी उसको रोजगार मिल सकते हैं, और इसके अलावा वह विविधीकरण के द्वारा भी अपनी आमदनी के स्रोत ढूंढ सकता है। तो इसके लिए विकल्प अपनाना जाया बहुत जरूरी है। कृषि के साथ साथ या तो मुर्गी पालन करें, रेशम कीट पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, भेड़ पालन करें, बकरी पालन करें, जो उसको सूट करता है, जो उसको अच्छा लगता है वह काम किया जा सकता है और उससे वह अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इस तरह से हमने देखा